हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोगों ने भी अगर इससे पहले के 8 पार्ट्स तक के सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग सीरियस हो और एसओ के लिए चाहते हो कि इस बार एसओ का टैग आपको मिले, तो रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियोस आपको दी जा रही हैं, एक तो साइंस का आ रहा है और एक हमारा ये मॉक चल रहा है, तो दोनों वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। और जितने भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनको आप देखते रहना, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, और जो भी आपको लगे कि ये आपको नहीं याद है उनको आप नोट डाउन करिए। थोड़ा सा सीरियस होइए, मेहनत करिए। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आप नीचे कमेंट करके बताइए सही क्या होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि वैदिक प्रशासन के दौरान किस अधिकारी को भागदूह के नाम से जाना जाता था। भागदूह के नाम से किसे जानते थे? देखिए, अगर हम बात करें कि वैदिक प्रशासन के दौरान अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अधिकारी होते थे और उनको अलग अलग नामों से जाना गया, जिस पर मैं एक अलग नोट्स बना करके अपने एप्लीकेशन पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के हाल ही में पेपर में पूछा गया था। ठीक है, भागदूह के नाम से जाना जाता है किसे, यानी राजस्व जो संग्रह करता थे उनको कहा जाता था भागदूह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये दोनों कम्बो बुक जो आप देख पा रहे हैं, ये आप ऑनलाइन या फिर चक्षु पब्लिकेशन के जो भी ये ऑनलाइन इनका स्टोर है वहाँ से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके प्रैक्टिस सीट को भी लगाना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से प्रैक्टिस सीट भी आता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से होते हैं। आप उसको भी पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जा करके बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि मिलिंद पन्हव राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत के बीच संवाद के रूप में इस संवाद से संबंधित संत कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, जो मिलिंद पन्हव, इसमें राजा एक मिलिंद है और एक बौद्ध संत थे, और वो बौद्ध संत हैं नागसेन। यहाँ पे डी आंसर बनेगा। यहाँ पे मैंने छोटा सा पॉइंट लिख रखा है कि मिलिंद पन्हव पाली में लिखित एक बौद्ध ग्रंथ है। यह बौद्ध संत नागसेन और बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर प्रथम यानी मिलिंद के बीच की चर्चा है। बौद्ध परंपरा के अनुसार नागसेन के साथ चर्चा के बाद मिनांडर ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया ताकि वह जीवन भर के लिए सेवानिवृत्त हो जाए। तो यहाँ पे बस दो चीज़ ध्यान में रखना था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि एक तरफ पुरातात्विक स्थल है, दूसरा तरफ वर्तमान स्थान है। तो बताइए कि जो लेफ्ट साइड आपको पुरातात्विक स्थल दिख रहा है वो किस राज्य में पड़ता है? तो यहाँ पे देखिए, निवास जो है वो महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे 3 जगह हमें देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम डिंडवाना की बात करें तो डिंडवाना झील तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा सी का फर्स्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यानी देखिए इसमें तो या तो हमारा करेक्ट आंसर, देखो ये तो होगा नहीं, ये कट गया, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सी हमारा राइट आंसर बन जाता है। बी का 4 यानी इसमपुर जो है ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, और गुडियाम गुफा ये तमिलनाडु में। तो सिंगल भी याद रखिएगा कि गुडियाम गुफा किस राज्य में पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरफ से याद रखना है। ठीक है, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं किसके? सिंपल सा क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल जाहिर सी बात है कि आयोडीन के स्रोत होते हैं। यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, सॉरी अपनी बी को टिक करेंगे, आयोडीन करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न है कि लोटिक परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। लोटिक परिस्थितिकी तंत्र होता है और एक होता है लेंटिक। एक होता है लोटिक और एक होता है लेंटिक, इसको समझना होता है। तो लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र हम उसे कहते हैं जो मतलब कि मूविंग हो, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि लौटता हुआ, जैसे कि अगर आप नदी हो गया, झील हो गए, इनको हम लोग कहेंगे लोटिक, यानी कि मूविंग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और लेंटिक जो होता है वो रुका हुआ, मतलब कि जैसे तालाब है, झरना है, झरना नहीं हुआ, झरना तो क्योंकि वो तो मूविंग हो गया ना, तो तालाब हो गया, और आप देख सकते हो दलदली क्षेत्र हो गया, दलदल हो गया, ये सब रुका हुआ चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि एक लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवंत ताजे जल पर्यावास को दर्शाता है, जो सतत जल प्रवाह यानी जल प्रवाह होता रहता है, नदियों, झरनों, खाड़ियों में गिरा होता है। ये गतिशील प्रणाली जल की सतत गति और परिसंचरण के कारण निरंतर
होता है, ठीक है। इसके विपरीत क्या होता है कि एक लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया लेंटिक, ठीक है। एक होता है लोटिक और एक होता है लेंटिक। तो लेंटिक पारिस्थितिकी तंत्र इसके विपरीत है, जिसमें झीलों और तालाबों जैसे स्थिर या फिर अक्रिय जल निकाय इसमें शामिल होते हैं। तो समझ में आ गया कि लेंटिक और लोटिक क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि संसाधनों के उपयोग और उन्हें भविष्य हेतु संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं। संसाधनों के उपयोग और उन्हें भविष्य में संरक्षित रखने की आवश्यकता को हम कहते हैं सतत विकास। सतत विकास। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पुराणों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण में ध्यान दीजिएगा कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। वायु पुराण गुप्तों की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, तो ये भी सही है, यानी कि विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त। तो 1 और 2 दोनों सही होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की चर्चा करता है। कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण की चर्चा करता है। तो वो शिलालेख हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे शिलालेख जो 12 है वो, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि एक सार्वभौमिक धर्म के विचार को बढ़ावा देता है, जो सभी लोगों पर लागू होता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या फिर सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, जिसे हम लोग धार्मिक संश्लेषण कहते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है वो, अच्छा नेक्स्ट जो प्रश्न है वो रिपीटेड हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम साइड करते हैं और नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी है। भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी है, वो है रक्षा मंत्री, ठीक है। रक्षा मंत्री ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति देश की युद्ध और शांति की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। क्या होगा, झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है, झरिया ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान कौन सा है। तो सबसे ठंडा निवास जो स्थान है वो है द्रास, लद्दाख में पड़ता है। सबसे ठंडा निवास स्थान ये घाटी जो है वो लद्दाख के कारगिल में स्थित है, द्रास। हाँ तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी CGL 4 खास करके एसओ को टारगेट करते हुए हमने एक बैच लॉन्च किया है, बिहार एसएससी CGL 4 एसओ टारगेट बैच, और इस बैच को काफ़ी लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। अगर आप सीरियस हैं और इस बार चाहते हैं कि एसओ आपको मिले और इसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस ग्रुप को यानी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए बैच रहेगा। अगर आप एक बार जुड़ते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों जब तक एग्ज़ाम्स नहीं होते तब तक आपके लिए वैलिड रहेगा। इसमें ये सारी चीज़ें हमने इंक्लूड कर रखा है और इसमें टाइम टू टाइम अपडेट होता रह रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर वो चीज़ इसमें मिलेगा जो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और रही बात देखिए इस बैच की प्राइस की, तो अभी ये बैच रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, तो 199 के साथ रखा गया है। लेकिन यानी 26 जनवरी के बाद इस बैच की प्राइस जो कि बढ़ कर के 399 या फिर 299 से क्रॉस करेगा। तो अगर आप लोग सीरियस हो, चाहते हो कि कम कीमत में अच्छी चीज़ें आप लोगों को मिले और आप एक अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ अपने एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर सके, तो यही आपके पास मौका है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, या फिर आप इस एप्लीकेशन को यानी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। वहाँ से जा कर के पेड कोर्स के सेक्शन में जाइए और बिहार से CGL 4 एसओ टारगेट करके बैच है 199 के प्राइस के साथ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कल ही तक आपके पास समय है, 26 जनवरी तक ही आपके पास ये वैलिड रहने वाला है ऑफर, ठीक है। अगर अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 2 साल की वैलिडिटी आपको मिल जाती है, लेकिन 26 तारीख के बाद अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। मतलब यहाँ पर भी आपको लॉस होगा, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके पास मौका है, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा 199 के साथ। नेक्स्ट आता है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे। तो ध्यान दीजिएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा टोटल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और एक 86वें संविधान संशोधन
2 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी 1। ठीक है, पढ़ सकते हैं, अच्छे से लिखा गया। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन था? सीमित देयता का प्रथम बैंक अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो बी होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उस समय निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? उस वक्त कौन पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी। नाविकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? मंदक के रूप में इस्तेमाल कौन किया जाता है? भारी पानी का इस्तेमाल मंदक के रूप में करते हैं, तो बी करेक्ट हो जाता है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी जो होता है, समिति हो जाता है प्राक्कलन समिति, जिसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा से होते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का मुख्य प्रशासक होता है, ये 239, ठीक है, 239 के तहत। तो यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। अगला आता है कि दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? दस्तान-ए-अमीर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो मीर सैयद अली के द्वारा। मीर सैयद अली सी हो जाता है। जहां आरा द्वारा लिखी गई शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को इस नाम से जाना जाता है। बताइए कि किस नाम से जानते हैं? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी को किस नाम से जानते हैं? तो इसे मसीको नामा, ठीक है, मसीकी नामा, या फिर हम इसे कहते हैं मुनीस अल अरवा। ठीक है, मुनीस अल अरवा के नाम से भी जाना जाता है। तो ए करेक्ट बन जाता है। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में लिखा गया? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जो मध्यम निकाय है वो बौद्ध ग्रंथ है और ये बौद्धों के जो त्रिपिटक है उसमें सुत्त पिटक का ये हिस्सा है। ठीक है, मध्यम निकाय सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसे पाली भाषा में लिखा गया, तो बी करेक्ट होगा। कल्याण मंडप का निर्माण किस राज्य में मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? जो कल्याण मंडप का निर्माण जो होता था वो किस राज्य में मंदिर निर्माण की एक उल्लेखनीय विशेषता थी? तो यहाँ पे हो जाएगा विजयनगर। और जो हमारा एप्लीकेशन पे एसओ टारगेट जो बैच मैंने स्टार्ट किया उसमें अभी फ़िलहाल आप लोगों को मैंने वन लाइनर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करा था। तो उसमें हमने एक चीज़ देखा था कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसमें एक कर लिया जाता था जिसे हम लोग वैवाहिक कर कहते थे, मतलब विवाह करने पर भी कर लगता था। लेकिन इस कर से जो मुक्त हुआ करते थे वो विधवा पुनर्विवाह जो करते थे उनको इस कर से मुक्त रखा गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विवाह कर किस राज्य में लगता था? तो विजयनगर साम्राज्य में ये लगता था। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? अनुच्छेद 217 के ए में कहा गया है, फर्स्ट में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो वो अपना शपथ मतलब उनका जो त्यागपत्र होगा वो भी अपना राष्ट्रपति को ही देंगे। तो यहाँ पे सी हो जाता है राष्ट्रपति। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली है क्योंकि इसका कारण हम कह सकते हैं कि मंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया। नेक्स्ट आता है कि तीव्र सीसा विषक्तान को किस नाम से जानते हैं? तीव्र सीसा विषक्तान को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम्बिज्म कहते हैं। प्लम्बिज्म ऑप्शन बी। यहाँ पे पढ़ेंगे कि मानव एवं अन्य कशेरुकों को शरीर में सीसा यानी लेड के उच्च स्तर होने की वाली चिकित्सीय समस्या को सीसा विषक्तान यानी लेड पॉइजनिंग कहते हैं, जिसे धातु विषक्तान का एक प्रकार है। वलन क्रिया किसका परिणाम है? बताइए कि वलन जो क्रिया है वो किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल सी हो जाएगा। पर्वत निर्माणकारी बल सी हो जाता है। अगला कि 9 मल्थुसियन सिद्धांत, 9 मल्थुसियन जो सिद्धांत हैं किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा संसाधन की कमी। ठीक है, संसाधन की कमी ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या बनता है? अच्छा, ये जो सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा? तो थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया गया था। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया? बक्सर की लड़ाई जो हुई थी
वो 1764 में हुआ था, 22-23 अक्टूबर 1764 को। और मीर कासिम का साथ शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट और शुजाउद्दौला अवध के नवाब, दोनों लोगों ने दिया था, तो डी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी पद्धति पर, समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से एलियोवोली संबंधित है? एलियोवोली संबंधित है, तो एलियोवोली का संबंध जो होगा वो हो जाता है श्वसन प्रणाली से, श्वसन प्रणाली, ऑप्शन सी। सान पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी शान से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें। तो सान पहाड़ियाँ जो हैं वो किस देश में स्थित है? तो म्यांमार, यानी बर्मा जिसे हम जानते थे, वहाँ पर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध है? तो देखिए, बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है वो स्टार्ट किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अप्रैल 1927 में। ये भी याद रखिएगा कि 1927 में इसको स्टार्ट किया गया था, बहिष्कृत भारत पत्रिका। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है, सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर ही हैं। बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा कर, ये सभी के सभी अप्रत्यक्ष कर ही हैं, तो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि अप्रत्यक्ष कर यानी ऐसा कर जो अप्रत्यक्ष रूप से सरकार तक पहुँचती है, जैसे बिक्री कर, सर्विस टैक्स, उत्पाद कर, प्रोफेशनल टैक्स, लाभांश वितरण कर, मनोरंजन कर, संपत्ति कर, स्टाम्प ड्यूटी, सीमा कर, ये सब के सब अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है, तो त्वचा संयोजी उत्तक का प्रकार नहीं हो, रक्त, अस्थि, स्नायु, ये सभी के सभी संयोजी उत्तक हो जाते हैं। अतिशीतलन, अतिशीतलन यानी सुपर कूलिंग, किसी द्रव को शीतल करना होता है, तो गलनांक से भी नीचे इसको करना होता है, तब जाकर उसे कहते हैं सुपर कूलिंग। दो धातुओं का सोल्डरन किनके गुण के कारण होता है? दो धातुओं के बीच जो सोल्डर हम लोग करते हैं वो किनके कारण संभव हो पाता है? तो असंजन बल के, असंजक जो बल होता है इसके कारण ये पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? दो चीज़ होता है, पहला होता है ऊष्माक्षेपी देख रहे हैं, और दूसरा होता है ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब शोषण, ऊष्मा का शोषण जो करता है उससे हम लोग ऊष्मा शोषी कहते हैं। और यहाँ पे ऊष्माक्षेपी है यानी कि प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है, बाहर निकलती है, उसे कहेंगे, तो ए हो जाता है करेक्ट। अगला प्रश्न कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच हुआ था। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि आप ये कमेंट करके बताइए कि अमृतसर की संधि कब हुआ था। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों को पढ़ें। तो 3 संधियाँ दिए गए हैं, अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बेसिन की संधि। तो तीनों को अगर हम क्रम के अनुसार सजाएं, कालानुक्रम में सजाना है, तो सबसे पहला जो है अर्जुन गांव की संधि, ये आपका हो जाता है कब? ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान देना है कि अगर तीसरा, सबसे पहले अर्जुन गांव की संधि की बात करें तो ये संधि होता है दिसंबर 1803 में। ठीक है, दिसंबर 1803 में होता है, और दिसंबर में होता है, ये ध्यान रखिए, दिसंबर 1803 में। और सेकेंड वाला जो देवगांव की संधि है ये भी 1803 में ही होता है, लेकिन यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है कि देवगांव की संधि जो है वो पहले होता है, बाद में जाकर के होता है हमारा ये अर्जुन गांव की संधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे 2 और बाद में 1 जाएगा। ठीक है, लेकिन तीसरे की बात करें तो बेसिन की जो संधि होता है वो 1802 में ही होता है, इसलिए सबसे पहले 3 आएगा। उसके बाद देखो, अगर ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो सबसे पहले ही हमारा बन जाएगा कि 3 सबसे पहले आएगा, तो करेक्ट तो हो जाता है ऑप्शन डी। इन दोनों में याद रखिएगा कि अर्जुन गांव की जो संधि हुई थी वो लास्ट में हुआ था, पहले देवगांव की संधि हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि एक कीटभक्षी पौधा, तो घटपर्णी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है, जिसे हम लोग पिचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का घटक है? प्राकृतिक रेशम का घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्यान देना है कि प्राकृतिक रेशम का घटक जो होगा वो नाइट्रोजन होगा, ऑप्शन बी। चलो इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। नाइट्रोजन 3 विशिष्ट एमिनो एसिड की रासायनिक संरचना का एक हिस्सा है, ग्लाइसिन,
सेरिन और एलानिन। ये एमिनो एसिड रेशम सहित प्रोटीन के आवश्यक घटक है। यही कारण है कि प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन मौजूद होता है। राइट, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, पानी से भरे चावल के खेत में आमतौर पर जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाने वाला जलीय पौधा कौन सा है? कौन सा है जलीय पौधा, बताइए ज़रा। एजोला। एजोला करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। एजोला की नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता इसे चावल के खेतों में मूल्यवान बनाती है, जहां यह प्रकाश को अवरुद्ध करके खरपतवार को दबा देती है और चावल के विकास में सहायता करती है। नेक्स्ट की जैविक ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग BOD कहते हैं, एक मानक मानदंड है किसका? तो ये मानदंड जो होता है, जो BOD से हम लोग मान करते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का आकलन इससे किया जाता है, ऑप्शन बी। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यह है कि सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, अग्नेय सेल को प्राथमिक सेल कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ढक्कन का पठार जो कि अंतर्वेदी अग्नेय सेल से बना है, ये गलत है, क्योंकि ढक्कन का पठार जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है, बेसाल्ट चट्टानों से बना है। तो यहाँ पर हम कहेंगे केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अब आप यहाँ पे बताइए कि 45 में से आपने कितना स्कोर किया, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको टारगेट रखना है एसओ का, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा करके उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।